नमस्कार, स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास। और आज से हिंदी साहित्य का अध्यायवार जो है वो प्रश्नोत्तरी आपको मिलेगी और हम प्रत्येक अध्याय से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है एक संकलन लेकर के आएंगे और जो प्रश्न के रूप में जो है आपके सामने वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है वो पार्ट पहला पहला सवाल कह रहे हैं कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और उसके मूल अर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहे कि इतिहास का अर्थ है ऐसा ही होगा। बी कह रहे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही घटित हुआ। सी करे कि इतिहास केवल वर्तमान की घटनाओं का संकलन है और डी करे कि इतिहास केवल कल्पना पर आधारित घटनाओं का विवरण है। तो आपको बताना है कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और उसके मूल अर्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही घटित हुआ। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि महाभारत काल के अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए राजाओं की वंशावलियों का वर्णन करना। बी केवल युद्धों का सजीव चित्रण करना। सी धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश देना। और डी केवल भौगोलिक स्थितियों का विवरण देना। तो आपको जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो देखिए, महाभारतकार ने माना कि इतिहास वह है जिसके माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके। भारतीय मनुष्यों ने इतिहास में नैतिक मूल्यों के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। तो इस तरह से विकल्प सी उत्तर सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि फ्रेंच विद्वान तेन ने साहित्य के इतिहास को समझने के लिए किन तीन तत्वों को सक्रिय माना है। ए समाज संस्कृति और काल। बी जाति वातावरण और क्षण विशेष। सी व्यक्ति प्रतिभा और राष्ट्र। और डी भाषा साहित्य और इतिहास। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, तेनी विधिवादी पद्धति के तहत किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए जाति वातावरण और क्षण विशेष को सक्रिय तत्व जो है वो माना है। तो विकल्प भी सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। करें कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह प्रसिद्ध कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर नगेंद्र। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो प्रसिद्ध कथन है वो किस विद्वान ने कहा है। तो देखिए, प्रसिद्ध जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। पांचवी सवाल पर आते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किन विद्वानों ने किया है। ए जॉर्ज ग्रेशन और मिस्र बंधु। बी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सिंगर। सी रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। तो आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति में रचनाकारों का अगर हम विवरण देखें तो इसमें उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम में दिया जाता है। गारसा दत्तासी और शिवशंक सिंगर इस पद्धति का जो है प्रयोग किया है, जिसे शब्द लेखन कोश की तरह माना जाता है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। कह रहा है कि गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार दला लितरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। ए 2 खंडों में। बी 4 खंडों में। सी 3 खंडों में। और डी 5 खंडों में। तो सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि कितने खंडों में प्रकाशित है। तो इसका अगर हम उत्तर देखें तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 3 खंडों में है। दासी का ग्रंथ प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 और 47 में आया, जबकि इसका दूसरा संस्करण
1871 में प्रकाशित हुआ। इस तरह से कुल इसके 3 खंड जो है वो हो गए। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कह रहा है कि तज़किरा ईश्वरा हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए मौलवी कमरुद्दीन, बी महेश दत्त शुक्ल, सी एडविन ग्रिप्स और डी गारसादा तासी। तो आपको बताना है कि ये जो कृति है, इस कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है वो मौलवी कमरुद्दीन है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 में कह रहा है कि शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं? ए लगभग 500, बी लगभग 1000, सी लगभग 5000 और डी लगभग 738। तो उसका उत्तर बताना है कि सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है उसका नाम शिव सिंह सरोज है। इसमें 1000 स्रोत के अनुसार लगभग 1003 के आसपास किताबों में मिलता है। भाषा कवियों का विवरण और उनके रचनाओं के नमूने जो है वो दिए गए हैं। तो विकल्प बी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहे कि जॉर्ज ग्रिशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ए 1883, बी 1889, सी 1913 और डी 1929। तो किस वर्ष जो है यह विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, ग्रेशन का ग्रंथ 1889 ईस्वी में, विशेषांक के रूप में लगभग 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे कई विद्वान सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वो मानते हैं। तो विकल्प बी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करें विधिवादी पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहास को समझने के लिए क्या आवश्यक है? कि केवल कवि की कल्पना को समझना, बी जाति परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, सी केवल शब्दों के अर्थ का विश्लेषण और डी राजाओं के आश्रय का वर्णन। तो आपको बताना है कि विधिवादी पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहास को समझने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, अगर इसका उत्तर की बात करें तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। टेन मानते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधी जाति परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? ए यह 4 भागों में विभाजित है, बी इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, सी इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है और डी इसमें काल विभाजन के केवल 3 कालखंडों में बांटा गया है काल विभाजन को। तो आपको बताने का कौन सा तथ्य जो है वो असत्य है? तो देखिए, असत्य विकल्प डी है। काल विभाजन केवल 3 खंडों में नहीं है। मिश्रबंध विनोद की अगर हम बात करें तो काल विभाजन को व्यवस्थित रूप देते हुए पूरे साहित्य को 8 से अधिक कालखंडों में, जिसमें मुख्यतः 5 कालखंड में विभक्त किया गया है, ना कि 3 खंडों में। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी ब्रज माधुरी सार और डी कविता कौमुदी। तो आपको बताना है कि किसकी भूमिका में इसे जो है वो लिखा गया। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। क्या है? रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस कालावधि को समाहित किया है? ए 1000 से वर्तमान तक, बी 693 से 1693 तक, सी 1375 से 1700 और डी 1839 से 1847 तक। तो किस कालावधि को इन्होंने समाहित किया है अपने इतिहास ग्रंथ में? तो उन्होंने 693 से 1693, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कह रहे हैं कि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा का वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प बी जो है वो हाँ उत्तर इसका सही हो जाएगा।
बात करते हैं सवाल नंबर 15। 15 के कथन में कह रहा है, एक ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य का विश्लेषण किया। कारण में कह रहा है कि शुक्ल जी का मानना था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर करना है। ए कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं। सी ए सही लेकिन आर गलत। डी ए गलत लेकिन आर सही। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही की गई है। बात सवाल नंबर 16 की। कर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है गणपत चंद्र गुप्त। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि मिलान कीजिए। ग्रंथ और ग्रंथकार जो है आपको मिलेंगे। आपको ग्रंथ और उसके रचनाकार दिखाई देंगे। आपको बताना है कि ये सुमेलित कौन सा विकल्प इसमें से होगा। ब्रज माधुरी शार, रामनेत्र त्रिपाठी, कविता कौमुदी वियोग की हरि, हिंदी कविता रत्नमाला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श श्याम सुंदर दास। विकल्प ए कह रहा है कि पहला का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। बी में कह रहा है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सी में कह रहा है कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। और डी कह रहा है कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो सही उत्तर क्या होगा ये आपको बता। तो सही उत्तर विकल्प इसका पहला हो जाएगा। ब्रज माधुरी शार वियोगी हरि 1923, कविता कौमुदी रामनेत्र त्रिपाठी 1917, हिंदी कविता रत्नमाला श्याम सुंदर दास 1909 और हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1923। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने के ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की मुख्य विशेषता क्या है? ए, यह केवल कवियों का जीवन वृत्त है। बी, इसमें केवल अभ्रंश साहित्य का वर्णन है। सी, इसमें भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज की गई है। और डी, यह केवल विदेशी छात्रों के लिए लिखा गया व्याख्यान है। तो आपको बताना है कि इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि इसमें भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज की गई है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, मैनेजर पांडे और नामवर सिंह। तो ये कृति किसकी है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो ये नलिन बिलोचन शर्मा की है। विकल्प बी उत्तर सही है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इतिहास लेखन हेतु भारतीय मनुष्यों के दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ए, केवल भौतिकवाद। बी, तथ्यपरक यथार्थवाद। सी, सत्य शिव और सुंदर का समन्वय। और डी, केवल घटनाओं का संकलन। आपको भारतीय मनुष्यों के दृष्टिकोण के संबंध में इसका उत्तर देना है। तो आप 20वें का उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सत्य शिव और सुंदर का समन्वय। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? हेगल, विकांट, सी डार्विन और डिविको। तो किसका है ये बताना है। तो ये हिगल ने कहा था। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 22 की। कह रहा है कि साहित्य के इतिहास और साहित्य आलोचना मुख्य अंतर क्या है? ए, दोनों का लक्ष्य एक ही है। बी, इतिहास का लक्ष्य विकास क्रम स्पष्ट करना, जबकि आलोचना लक्ष्य गुण दोषों का विवेचन कर मूल्य निर्धारित करना है। सी, इतिहास गुण दोषों पर विचार नहीं कर सकता। डी, आलोचना केवल अतीत की व्याख्या करती है। तो मुख्य अंतर क्या है ये आपको क्या करना है बताना है। तो मुख्य अंतर विकल्प बी हो जाएगा। इतिहास का लक्ष्य विकास स्पष्ट करना, जबकि आलोचना गुण दोषों का विवेचन कर मूल्य को निर्धारित करता है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कर हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? ए, वैदिक और लौकिक। बी, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य।
सी देसी और विदेशी साक्ष्य, सी गद्य और पद्य साक्ष्य। तो किन दो साक्ष्यों में इसको बांटा गया है वो बताना है। तो दो भाग हैं इसके, दो साक्ष्य हैं, अंतः और बाह्य। विकल्प भी उत्तर सही होगा। अंतः साक्ष्य की बात करें तो भक्तों और कवियों के संबंधित जो ग्रंथ हैं वो अंतः साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। बाह्य साक्ष्य की बात करें तो शिलालेख, वंशावली और ऐतिहासिक स्थान इसके अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व लिखे गए किन ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ न मानकर केवल परिचयात्मक ग्रंथ माना जाता है। ए भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता, बी हिंदी साहित्य का इतिहास और शिव सिंह सरोज, सी मिश्र बंधु और कविता कौमुदी, डी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको बताना कि 19वीं शताब्दी से पहले, तो उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, भक्तमाला और 84 वैष्णव की वार्ता। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि जॉर्ज ग्रेशन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन कालखंड को स्वर्ण युग घोषित किया। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल और डी आधुनिक काल। तो किसे जो है उन्होंने स्वर्ण युग कहा, तो उन्होंने भक्ति काल को कहा। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 16वीं से 17वीं शताब्दी को उन्होंने जो है ये नाम दिया। सवाल नंबर 26 पर आते हैं, कह रहे कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परिवर्ती काल को क्या दिया। ये विचार किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल, हेराल्ड पी सिम्पसन, स्कारसद तासी और जॉर्ज ग्रेशन। तो किसका विचार है ये बताना है। तो ये पाश्चात्य विचारक हेराल्ड पी सिम्पसन का है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं, आचार्य शुक्ल ने मिश्रबंध विरोध को क्या कहकर संबोधित किया। ए छोटा संग्रह, बी आधुनिक इतिहास, सी बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, सी डी जो है वो वैज्ञानिक ग्रंथ। तो क्या कहकर संबोधित किया, तो देखिए शुक्ल जी ने स्वीकार किया है कि जो है वो कवियों के परिचयात्मक विवरण उन्होंने मिश्रबंध विनोद से लिया है और इसे जो है बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा, अर्थात विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं, कह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप की लेखिका कौन है। ए महादेव वर्मा, डॉक्टर सुमन राजे, मृदुला गर्ग और डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन है ये उत्तर बताना है। तो सुमन राजे, विकल्प बी उत्तर सही है। 29 नंबर सवाल पर आते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है। ए हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, भक्तमाल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं, कह रहे कि इतिहास दर्शन के संदर्भ में हेगल के विचारों को क्या कहा जाता है। ए भौतिकवाद, बी द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित विकास, सी केवल तथ्यों का संकलन और डी नैतिकता का उपदेश। तो क्या कहा जाता है वो बताना है। तो उन्हें जो है द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित विकास कहा जाता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है इसका वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।